हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मटेरियल अराउंड अस। तो उसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता की, है ना। तो हमने वहां पर डिस्कस किया था कि पारदर्शिता के आधार पर हम मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं या 3 कैटेगरीज में उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जहाँ पे सबसे पहले आते हैं ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, जिनके हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कि कांच हो गया, पानी हो गया, एयर हो गया। ठीक है। दूसरे होते हैं ट्रांसल्यूशन, जिनके आर पार थोड़ा बहुत धुंधला यानी कि ब्लर देखा जा सकता है, लेकिन कंप्लीटली हम इनके आर पार नहीं देख सकते हैं, जैसे कि बटर पेपर है या फ्रॉस्टेड ग्लास है। इसके अलावा फिर हमने जो थर्ड पॉइंट था वो बात की थी हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट, थर्ड कैटेगरी या थर्ड क्लासिफिकेशन जिसे हम कह लें कि वो होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इन्हें कहा जाता है अपारदर्शी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जैसे कि लकड़ी है, कोई मेटल है, ठीक है, कार्डबोर्ड है, तो इनके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। क्लियर है? तो चलिए, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता की, और घुलनशीलता के आधार पर मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया ही है, काफी सारी चीजों को डिस्कस यहाँ पर हमने किया था। एक बार आप देख लीजिए जो जो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ऑब्जर्व किए थे हमने अपने अराउंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, वैसे हमने ये तो पढ़ लिया कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल का बनेगा, क्योंकि हमें ये जानना होता है कि यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसका पर्पस क्या है, और जिस मटेरियल से बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या। अगर दोनों चीजें मैच हो जाती हैं तो हम मटेरियल से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई हमें इन मटेरियल्स को ग्रुप करने की, है ना। जैसे हमने सबसे पहले देखा कि दिखावट के आधार पर हमने दो पार्ट्स में इसका क्लासिफिकेशन किया। एक होते हैं लस्टरस और एक नॉन लस्टरस। वहीं हार्डनेस के आधार पर हमने इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक होते हैं हार्ड और एक होते हैं सॉफ्ट। वहीं पारदर्शिता के आधार पर यानी कि ट्रांसपेरेंसी के आधार पर भी हमने इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। तो ये क्लासिफिकेशन हम कर क्यों रहे हैं इन मटेरियल्स का, क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन? क्या आप इस बारे में बता सकते हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों किया जा रहा है? तो देखो बच्चों, हम मटेरियल का क्लासिफिकेशन इसीलिए करते हैं ताकि हमें उन्हें पढ़ने में आसानी हो, है ना। इजीली हम मटेरियल्स की स्टडी कर पाए। जैसे अगर हम कहें कि हमें जो है टेबल किस मटेरियल से बना है, हमारा बेड किस मटेरियल से बना है, डाइनिंग टेबल किस मटेरियल से बना है, चेयर किस मटेरियल से बनी है, उनके बारे में डिस्कशन करना है। अब ये सारी चीजें ही तो लकड़ी से बनी हुई है, बिल्कुल लकड़ी से बनी हुई है। ठीक है, अब इसीलिए क्या करते हैं हमें क्या करना पड़ता, अगर हम एक ही ग्रुप में से ना बांटते इन मटेरियल्स को, तो हमें सारी चीजों की अलग अलग स्टडी करनी पड़ती, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक साथ स्टडी कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, अच्छे से सबसे पहले हम तो स्टडी कर पाते हैं। दूसरी चीज, हम आसानी से क्या कर लेते हैं, हमारा जो टाइम है वो भी बच जाता है, अच्छे से स्टडी भी हो जाती है मटेरियल्स की। क्लियर है? तो चलिए, तो यहाँ पर दो ही मेन चीजें थी कि क्यों हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि हम इजीली अच्छे वे में एक हम कह सकते हैं एक व्यवस्थित तरीके से स्टडी कर पाए मटेरियल्स की। दूसरा कि जो हमारा टाइम है वो भी बचे, है ना। टाइम बचाना ऐसा थोड़ी ना है कि हमें जो है मटेरियल की स्टडी करनी है, इसके अलावा हमारे पास कोई और काम नहीं है, कोई और दूसरा सब्जेक्ट हमें नहीं पढ़ना है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हमारे काम है जो हमें करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ये जो स्टडी है, ये जो मटेरियल का क्लासिफिकेशन है, ये क्या करता है, मटेरियल की स्टडी को इजी बना देता है। ठीक है, इजी कैसे बनाता है, जैसे कि हमने अभी कहा कि हम इजीली इसे स्टडी कर पाते हैं। दूसरा, हमारा टाइम भी सेव होता है, और एक व्यवस्थित तरीके से हम इसकी स्टडी भी कर पाते हैं, है ना। जैसे अगर हम कहें कि जैसे लाइब्रेरी होती है, तो लाइब्रेरी आपने देखी होगी, सबने देखी है, स्कूल में भी लाइब्रेरी होती है। तो लाइब्रेरी में क्या होती है, जैसे बुक्स रखी हुई होती हैं अलग अलग, है ना। तो अलग अलग कवर्ड बने हुए होते हैं, और अलग अलग तरीके से ये बुक्स रखी हुई होती हैं। तो कहीं पर जो है क्लास 5th की बुक्स हैं, फिर 6th की बुक्स हैं, देन 7th की बुक है
है ना, ऐसे रखी हुई हैं। तो आपको मान लीजिए क्लास 6 की साइंस की बुक लेकर के आनी है, तो आप क्या करते हैं, सीधा क्लास 6 वाले कवर्ड के पास जाएंगे, उस कवर्ड को ओपन करेंगे और क्लास 6 की साइंस की बुक ले आएंगे, है ना, इजी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन मान लीजिए अगर लाइब्रेरी में सारी बुक्स जो है एक साथ मिल जाएं और सारी बुक्स का एक ढेर बन जाए, तो क्या आप इतनी आसानी से, इतनी जल्दी जल्दी, इतना टाइम सेव करके इजीली साइंस बुक ले पाएंगे क्या? ला जाएंगे वहां से? नहीं ला पाएंगे ना, क्योंकि वहां पे तो बुक्स का ढेर लगा हुआ है, जिसमें क्लास 6 की बुक्स भी हैं, क्लास 7 की बुक्स, क्लास 8 की, 12th की, 12th से हायर लेवल की बुक्स भी है ना, कुछ एडिशनल जनरल नॉलेज बुक्स भी हैं, स्टोरी बुक्स भी हैं, स्कूल मैगजीन भी है, तो बहुत सारी बुक्स वहां पर हैं। तो इन बुक्स में से आपको क्लास 6 की साइंस की बुक या मैथ्स की बुक अगर ढूंढनी हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम भी इसमें वेस्ट होगा और बुक्स भी जो है खराब हो जाएंगी और बहुत अच्छे से आप उसको नहीं ला पाएंगे, है ना, खोज करके नहीं ला पाएंगे, बहुत टाइम आपका लगेगा। वहीं अगर सारी बुक्स को एक एक अलग अलग कवर्ड में रख दिया जाए, जैसे क्लास 6 का एक कवर्ड है तो उसमें क्लास 6 की बुक, 7 का एक कवर्ड है उसमें 7 की बुक्स, एक कवर्ड ऐसा है जिसमें एडिशनल बुक्स हैं, जैसे कि जो मैगजीन्स होती हैं, एक अलग बुक है, एक अलग कॉर्नर है, एक अलग कवर्ड है जिसमें कि स्टोरी बुक्स हैं। तो इस तरीके से, तो जितने व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ होगा उससे क्या होगा, उतनी स्टडी भी इजी होगी, टाइम भी हमारा सेव होगा। तो यही रीजन है जो अलग अलग मटेरियल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन का, ठीक है, क्योंकि मटेरियल तो बहुत सारे हैं, तो ऐसे में तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा मटेरियल को स्टडी करने में। क्लियर? चलिए, तो बाकी लास्ट लेक्चर में हमने कहा जैसे ये ग्लास टम्बलर है, तो अगर इस ग्लास टम्बलर की हम बात करें, ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट, जबकि ये फ्रॉस्टेड ग्लास कैसा है, ट्रांसल्यूशेंट। ये बटर पेपर क्या है, ये भी ट्रांसल्यूशेंट है, ठीक है। ये विंडो ग्लास कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, जबकि ये इरेजर कैसा है, इरेजर और वुडन बोर्ड दोनों ही क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, यानी कि अपारदर्शी है। चलिए, तो यहाँ पर हमें लिख लेना था। अब बात करते हैं व्हाट इज सॉल्युबल, व्हाट इज नॉट। तो क्या चीजें सॉल्युबल हैं और क्या चीजें सॉल्युबल नहीं है। जैसे आप क्या कीजिए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक बड़ा सा कंटेनर ले लेना है, ठीक है। एक बड़े से कंटेनर में आपको क्या करना है, एक कटोरी या एक बाउल भर करके आपको उस बड़े कंटेनर में नमक डाल देना है, ठीक है। साथ में आपको एक सिक्का डाल देना, एक कॉइन डाल देना है, एक पत्थर डाल देना है, ठीक है। आपकी जो प्लास्टिक की बॉल होती है ना, प्लास्टिक की बॉल, एक प्लास्टिक की बॉल डाल देनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको उसमें थोड़ा सा विनेगर यानी कि सिरका, आप जानते हैं घरों में हम यूज करते हैं, जैसे चाउमीन या किसी चीज, कोई भी चीज बनाने के लिए सिरका का उपयोग किया जाता है, तो वो भी आप डाल देंगे, ठीक है। नींबू का रस आप डाल देंगे। तो अब आप अगर इस कंटेनर को देखें तो आपको क्या दिखेगा, है ना, अब आपको कुछ चीजें ऐसी दिखेंगी जो पानी में घुल गई होंगी और कुछ चीजें ऐसी दिखेंगी जो पानी में बिल्कुल नहीं घुली हुई होंगी। जैसे कि पत्थर और कॉइन जब आपने डाला तो वो पत्थर और कॉइन पानी में नहीं घुलेगा। इसके अलावा बॉल आपने डाली वो भी पानी में नहीं घुलेगी, कोई कपड़ा आपने डाला वो भी पानी में नहीं घुलेगा। लेकिन जो नमक आपने पानी में डाला, जो विनेगर आपने पानी में डाला, जो नींबू का रस आपने पानी में डाला, वो तो पानी में अच्छे से घुल जाएगा, ठीक है। जो चीजें पानी में अच्छे से घुल गई हैं, जो चीजें अच्छे से डिसॉल्व हो गई हैं, उन्हें कहा जाएगा सॉल्युबल, और जो नहीं हुई उन्हें कहा जाएगा इनसॉल्युबल, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया है। चलिए, गुलहन was sweating when he came home after playing in the evening। तो गुलहन जो है उसको पसीना आ रहा था, आप देख पा रहे हैं, है ना, गुलहन को किस तरीके से जो है पसीना आ रहा है, जब वो खेल करके यानी कि शाम को खेल करके अपने घर वापस आए। He was feeling tired and thirsty। तो इसे जो है बहुत ज्यादा टायर्ड यानी कि थकान और प्यास महसूस हो रही थी। तो गुलहन्स मदर mixed a spoonful of sugar, a pinch of salt, and some lemon juice in a glass tumbler of water and offered him this sikanji to drink। तो गुलहन की मदर ने क्या किया, जैसे उन्होंने देखा कि उनका बेटा थक करके आया है और बहुत थका हुआ है, बहुत प्यासा है, तो उन्होंने एक चम्मच चीनी,
थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू का रस एक ग्लास यानी कि कांच के ग्लास में डाला है ना, एक ग्लास टम्बलर में डाला और उसमें पानी डाल करके उसकी एक शिकंजी बना दी, लेमनेड यानी कि नींबू पानी बना दिया और दे दिया ड्रिंक करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, गुलहन एक अच्छा स्टूडेंट था क्लास में, पढ़ाई में भी, तो गुलहन ने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी, एक चीज देखी। वो क्या थी, दैट while his mother was mixing sugar and salt in water, the salt and sugar disappeared after a while. Let us try a simple activity to explore. अब जब गुलहन की मदर ने वो सिकंजी दी गुलहन को ड्रिंक करने के लिए, तो गुलहन ने क्या देखा कि जब उनकी मदर ने वो सॉल्ट और शुगर को डाला पानी में, तो थोड़ा ही देर में वो जो सॉल्ट है और वो शुगर है वो पानी में गायब हो गया। एक मैजिक उसे देखने को मिला कि सॉल्ट और शुगर पानी में डिसअपियर हो गया। ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ऐसा क्यों हुआ, फिर एक्टिविटी से हम देखेंगे। ठीक है, कुछ चीजों को फिर और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब गुलहन की मदर ने सॉल्ट और शुगर को डाला पानी के ग्लास में जिसमें नींबू का रस भी था, फिर जब इन्होंने इसे किसी चम्मच से मिलाया, घोला, तो जो चीनी है और नमक है वो पानी में अच्छे से क्या हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। ठीक है, तो वो गायब नहीं हुई, कोई मैजिक नहीं हुआ, वो बस पानी में घुल गई हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो गायब ही हो गई, नहीं, वो पानी में अभी भी प्रेजेंट है ना। तभी तो वो जो लेमनेड है वो मीठा लगेगा, थोड़ा सा नमकीन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जो चीनी है, जो नमक है, वो पानी में अभी भी है। और इसका रीजन क्या है कि वो चीनी और नमक जो है पानी में घुल गए हैं। इसका एक रीजन है बच्चों, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, कि जो वाटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में होता है इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होते हैं, जहां पर शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल, जब शुगर और सॉल्ट को हम मिक्स करते हैं तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के जो स्पेस है, वेकेंट स्पेस है, वहां पर पे जा करके बैठ जाते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें लगता है कि शुगर और सॉल्ट जो है वो गायब हो गए हैं पानी में जा करके। क्लियर है, चलो तो इसे आप एक बार देखिए, फिर एक एक्टिविटी हम करते हैं। चलिए एक्टिविटी देखते हैं। कलेक्ट सम स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर यानी कि चीनी, सॉल्ट नमक, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको कलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें आप कलेक्ट कर लेंगे, नमक, चीनी, चौक का पाउडर, रेत, ठीक है, चूरा, ये सारी चीजें आप बुरादा, ठीक है, लकड़ी का बुरादा, सॉडस यानी कि लकड़ी का बुरादा, इसे आप कलेक्ट कर लेंगे। टेक 5 ग्लास टम्बलर्स एंड फिल देम अबाउट 2/3 विद वाटर। अब आपको क्या करना है, 5 ग्लास टम्बलर ले लेने हैं और इन सभी टम्बलर को 2/3 पानी से भर लेना है। ठीक है, पुट टी स्पून ऑफ शुगर इन द फर्स्ट ग्लास, तो फर्स्ट ग्लास में आप शुगर डालिए, सेकंड में आप जो है नमक डालिए, थर्ड में आप चॉक पाउडर डालिए, फोर्थ में आप सैंड डालिए और फिफ्थ में आप सॉ डस्ट डालिए। ऑन स्टीरिंग, अब इन्हें कंटिन्यू स्टीर करते रहिए। स्टीर करना यानी कि जैसे चम्मच डाल करके, चम्मच या कोई स्टीरर हो, तो आप घर में ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपके पास जो ग्लास टम्बलर है, आपके घर में चम्मच होता है तो चम्मच की मदद से आप इसको स्टीर कर सकते हैं। तो स्टीर करके आपको प्रिडिक्ट करना है कि हर एक केस में क्या हो रहा है, क्या होगा। ठीक है, हर एक केस में क्या होगा ये आपको प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, यूज अ स्पून टू स्टिर वेल द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्लास टम्बलर, तो आपको क्या करना है, एक स्पून यानी कि चम्मच की सहायता लेनी है और चम्मच की सहायता से आपको क्या कर लेना है, जितने भी कंटेंट हमने डाले हैं ग्लास टम्बलर में वो आपको कंटिन्यू स्टिर करते रहना है, यानी कि घोलते रहना है कंटिन्यू। ठीक है, चलिए वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड वॉच व्हाट हैपेंस।
तो आपको कुछ मिनट के लिए वेट करना है और देखना है कि क्या होगा आगे। तो एक्टिविटी 6.5 में आप क्या नोटिस करते हैं ये आपको बताना है ना। आपको क्या समझ में आया या क्या आपने देखा ये आपको बताना है। चलिए, तो सबसे पहला है शुगर। तो शुगर की अगर हम बात करें तो शुगर क्या होगा, विल डिसअपियर इन वाटर, तो पानी में डिसअपियर होगा। ठीक है, डिसअपियर इन वाटर एंड डज नॉट डिसअपियर इन वाटर, नहीं, शुगर जो है वो पानी में डिसअपियर होगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, जबकि सॉल्ट की अगर हम बात करें तो सॉल्ट भी क्या होगा, पानी में डिसअपियर हो जाएगा। अगर हम चॉक पाउडर की बात करें तो देखो सॉल्ट पानी में डिसअपियर होगा, ठीक है, शुगर भी पानी में डिसअपियर होगी। ऐसे कर लेते हैं इसको, सॉल्ट भी पानी में डिसअपियर होगा, जबकि जो चॉक पाउडर है वो डिसअपियर, ऐसे कर लेते हैं। तो प्रेडिक्ट हमने क्या किया था कि शुगर और सॉल्ट डिसअपियर होंगे, और रियल में ये क्या हुए, डिसअपियर हुए। ठीक है, डिसअपियर के लिए हम इस तरीके से टिक लगा लेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें चॉक पाउडर की, हमें लगा था कि चॉक पाउडर पानी में डिसअपियर होगा, लेकिन चॉक पाउडर पानी में डिसअपियर नहीं हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हमें लगा था सैंड जो है वो पानी में डिसअपियर नहीं होगी, और वो एक्चुअल में भी पानी में डिसअपियर नहीं हुई। सॉ डस्ट की अगर हम बात करें, हमें लगा था ये पानी में डिसअपियर होगा, ये हमारी प्रिडिक्शन थी, लेकिन ये पानी में डिसअपियर नहीं होता। एनी अदर में हम कुछ और चीज ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना, कोई भी मटेरियल हम ले सकते हैं जो हमें लगे कि पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा। ठीक है, तो सॉल्ट, शुगर, तो ये दोनों क्या है, पानी में घुल जाते हैं, जबकि चॉक पाउडर, रेत, सॉडस्ट, ये पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो पानी में ये नहीं घुलते हैं, नहीं घुलते हैं। क्लियर है? चलो, तो ऐसे आप खुद से भी कर सकते हो इस एक्टिविटी को। चलिए, तो इसे आप नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू माइट हैव नोटिस दैट सम मटीरियल completely disappear when mixed in water। तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि कुछ मटीरियल ऐसे हैं जो पानी में मिक्स करते ही गायब हो जाते हैं, यानी कि कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। वी से दैट दीज मटीरियल डिजॉल्व इन वाटर, इन अदर वर्ड्स दे आर सॉल्युबल। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मटीरियल्स हैं ये पानी में डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सॉल्युबल कहा जाता है, क्योंकि पानी में घुल रहे हैं। ठीक है, सॉल्युबल मतलब जो घुलता है पानी में। ठीक है, जैसे हमने कहा नमक है या चीनी है, ये पानी में घुल जाते हैं। तो क्या केवल ये जो सॉलिड चीजें जैसे नमक है, ये शुगर है, ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, तो क्या क्या केवल यही घुलते हैं? नहीं, विनेगर भी पानी में घुलता है, बहुत सारी चीजें हैं जो पानी में घुलती हैं। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो पानी में जो है वो मिक्स नहीं हुए, डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट disappear even when we stir them for a long period, for a long time, these material are insoluble in water। और कुछ मटेरियल ऐसे जैसे कि रेत है, हम कितना भी घोलने की कोशिश करें रेत को, रेत जो है वो पानी में कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, इसीलिए हम रेत को क्या कहेंगे कि इनसॉल्युबल है ये पानी में। तो ऐसी चीजें जो पानी में घुल जाती हैं उन्हें सॉल्युबल कहा जाता है, और जो पानी में नहीं घुलती उन्हें कहा जाता है इनसॉल्युबल। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of materials। तो water जो है हमारी बॉडी में भी एक important रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी का जो फंक्शन है, फंक्शनिंग के लिए एक important रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या करती है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ मटीरियल्स को डिसॉल्व करता है। ठीक है, क्या करता है, डिसॉल्व करता है।
क्लियर है? चलिए, तो आपसे पूछा जाए सॉल्युबल क्या होते हैं और इनसॉल्युबल क्या होते हैं, क्या आप उसमें डिफरेंस बता देंगे? हाँ, बहुत इजीली आप बता देंगे कि जो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है ना, पूरे तरीके से घुल जाता है, उसे कहा जाएगा सॉल्युबल, और जो डिसॉल्व नहीं होता, घुलता नहीं है, उसे कहा जाएगा इनसॉल्युबल। जैसे पानी में हम पत्थर डाल दें, तो क्या पत्थर घुल जाएगा पानी में? नहीं घुलेगा। तो पत्थर कैसा है? इनसॉल्युबल इन वाटर है। या पानी में हम कपड़ा डालें, तो कपड़ा घुल जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना। पानी में तो इनफैक्ट हम कपड़े धोते हैं, क्योंकि पानी में कपड़े नहीं घुल सकते, ठीक, इसीलिए कपड़े भी क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पानी में इनसॉल्युबल हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए आप सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पानी में सॉल्युबल है उसमें पानी कितना क्लियर आपको दिख रहा है ना। और जो इनसॉल्युबल मटेरियल, जैसे हमने रेत या मिट्टी डाली, तो उसमें अगर आप देख सकते हो पानी किस तरीके से जो है कैसा डर्टी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो मान लीजिए आप क्या करते हैं, इसमें एक बीकर में या एक ग्लास में, या ऐसी कांच का जो टम्बलर है, इसमें आप क्या करते हैं, एक में नमक डालते हैं पानी के साथ और एक में रेत डालते हैं। तो पानी डालेंगे तो ए वाला जो हमें दिख रहा है कि सॉल्युबल है वैसा दिखेगा, और अगर आप रेत डालते हैं तो ऐसा दिखेगा इनसॉल्युबल। क्लियर है? चलिए, चलिए, तो आप अपना ओआरएस बना सकते हैं ना। ओआरएस क्या होता है? जैसे आपने कभी देखा हो आपको डिहाइड्रेशन होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको क्या लेना है? ओआरएस लेना है। तो एक पैकेट आता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, फिर आप उसको कंटिन्यू आप ड्रिंक करते रहेंगे, फिर आपका जो डिहाइड्रेशन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब होता है? जब कभी डायरिया हो या कोई अदर इलनेस हो, तो उसके कारण भी डिहाइड्रेशन बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि पानी की कमी। ठीक है, तो आप अपना ओआरएस बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। तो आज ही आपके लिए एक्टिविटी है, आपको घर जा करके ओआरएस बनाना है अपने लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ओआरएस है जिसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहा जाता है, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या किया जाता है? रिहाइड्रेशन, दोबारा से हाइड्रेशन किया जाता है। तो ये जो है डायरिया, ठीक है, डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया और अदर इलनेस, जरूरी नहीं कि डायरिया एक कारण हो, हाँ मेन कारण जो है डायरिया इसका होता है। डायरिया के अलावा अदर इलनेस भी हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है। क्लियर है? चलो, चलिए, तो डायरिया, डायरिया मतलब बच्चों दस्त। द रेडीमेड ORS पैकेट आर अवेलेबल इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड ऑल्सो इन द मार्केट। ईच पैकेट इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर बिफोर यूज। ठीक है, तो आप जो ओआरएस के पैकेट्स हैं वो हमें घर मतलब मिल जाते हैं, है ना, कोई हेल्थ केयर सेंटर में या मार्केट में मिल जाते हैं। तो हर एक पैकेट जो है वो 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। इफ दीज आर नॉट अवेलेबल, ओआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम। तो ओआरएस को जो है, अगर आपके आसपास कहीं पर कोई पैकेट अवेलेबल नहीं है, आपको इमरजेंसी में चाहिए, मार्केट दूर है, आप नहीं ला पा रहे हैं, तो आप घर में भी बना सकते हैं। कैसे आप बनाएंगे? 6 टीस्पून ऑफ शुगर, तो 6 टीस्पून आपको शुगर डालना है, एंड ½ टीस्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट, और आधा चम्मच आपको क्या डालना है? कॉमन सॉल्ट का डाल देना है। 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, तो 1 लीटर जो है वो बॉइल्ड वाटर होना चाहिए, बॉइल्ड वाटर को कूल कर लेना है आपको, ये मिलाना है, तो आपका ओआरएस जो है वो हो जाएगा तैयार। तो आज आपको
ओआरएस बनाना आ गया है तो आप इजीली कभी भी बना सकते हैं। ठीक। तो बच्चों हमने सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के बारे में बात की। जो पानी में अच्छे से घुल जाते हैं वो सॉल्युबल, और जो नहीं घुलते हैं वो हो गए इनसॉल्युबल। जैसे नमक है, चीनी है, ये पानी में घुल जाती है तो सॉल्युबल है। जैसे पत्थर है, कपड़ा है, ठीक है, ये पानी में नहीं घुलते, इसीलिए ये क्या है, इनसॉल्युबल है। इसके अलावा हमने अलग अलग सब्सटेंसेस देखे, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल भी। फिर हमने बात की बच्चों कि आप अपना ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन खुद से बना सकते हैं। ओआरएस जो है इजीली मार्केट में या किसी हेल्थ सेंटर में अवेलेबल होता है। ठीक है, ओआरएस का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है ना, यानी कि पानी की कमी जब हो जाती है तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ओआरएस का यूज करते हैं। और ये पानी की कमी किस कारण हो सकती है, दस्त के कारण हो सकती है, या कोई और इलनेस है उसके कारण भी ये हो सकती है, ये ज्यादा गर्मी है उसके कारण भी डिहाइड्रेशन होता है, जैसे आप पानी कम पी रहे हैं तो भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ओआरएस का पैकेट जो है वो खरीद करके ला सकते हैं, 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके उसको ड्रिंक कर सकते हैं। या अगर इजीली अवेलेबल नहीं है, मार्केट दूर है या कोई और कंडीशन है और आपको ओआरएस चाहिए, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, घर में उसे बना सकते हैं। कैसे, 6 टीस्पून शुगर आपको चाहिए, जिसमें आपको ½ टीस्पून ऑफ सॉल्ट डालना है, और इसे 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर यानी कि पानी को बॉयल करके ठंडा किया गया हो, उसमें आपको इसे मिला देना है, डिसॉल्व करना है, फिर आप इसे इजीली ड्रिंक कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।